जो ईवीएम की खासकर बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ ईवीएम पे बात करने से पहले अपने संगठन में भी देख लीजिए, क्या संगठन हमारे में लोकतंत्र है? क्या संगठन लोकतांत्रिक है हमारा? और दलित पिछड़ों को भाजपा से सीखना चाहिए। आप पार्लियामेंट में या पूछते कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं, आप बताइए कि आपके संगठन में कितने ओबीसी के राष्ट्रीय महासचिव, कितने ओबीसी के लोग प्रवक्ता हैं आपके संगठन में? ये सवाल आपसे पवन खेड़ा जी आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपके संगठन में लोकतंत्र है? बताइए। अगर है तो वहाँ भूपेंद्र हुड्डा के अलावा हमारी शैलजा क्यों नाराज रही? कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन उनके संगठन में लोकतंत्र नहीं। ईवीएम पे सवाल उठाने से पहले आप जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है वो पहले अपने अंदर झांक के देखें, क्या वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। कल जिस तरह के परिणाम हरियाणा विधानसभा चुनाव के आए और जम्मू कश्मीर के आए, दो राज्यों का कल काउंटिंग थी, उनके परिणाम आए और आप सभी ने देखा कि क्या रहा। हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। लेकिन जो कल के जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों से कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जो मैंने समझने की क्या बात है कि कल जिस तरह से पवन खेड़ा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि ये परिणाम अस्वीकार हैं, ये लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र की जीत है। रिटर्निंग ऑफिसर को उन कैंडिडेट शिकायत भेज रहे हैं। तो दूसरी तरफ नायब सैनी जी ने कहा कि ये मोदी जी के काम किए उस पर जनता की मोहर है। डबल इंजन की सरकार थी, हमने अच्छा काम किया, देश की जनता की सेवा करी, उसका नतीजा है कि हमको हमारी सरकार बन गई। लेकिन अब दोनों लोगों ने अपनी बात कह दी, लेकिन बीजेपी को बहुमत मिला क्यों और कांग्रेस की हार हुई क्यों? थोड़ा उस पर ही बात करते हैं हम। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर कमेंट आ रहे थे कि ईवीएम में ये हो गया, ईवीएम में वो हो गया, कई तरह की वीडियो पे कमेंट आए और कुछ लोगों ने सही भी रिप्लाई किया। लेकिन मैं ईवीएम से ही शुरू करता हूँ इस वीडियो में। ईवीएम पे सवाल उठाने से पहले आप जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, वो पहले अपने अंदर झांक के देखें, क्या वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं? क्या उनके संगठन में लोकतंत्र है? अगर है तो फिर क्यों एक ही परिवार, एक ही जाति के लोग सर्वे सर्वा हैं? ये सवाल उन लोगों से है जो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। आपने देखा होगा लगभग पिछले 10 सालों से कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो एक जाति की पार्टियां हैं, जनता उनको नकारती चली जा रही है। यही हाल हरियाणा में हुआ, चाहे देवीलाल का परिवार हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो। क्योंकि जो एक परिवार, और वो लोग, मैं मानता हूँ जनता की नहीं, वो लोग अपने परिवार के वर्चस्व की लड़ रहे थे, इसलिए उनको ऐसा। हालांकि वो व्यक्तिगत तो जीत गए, लेकिन परिवार सत्ता में नहीं आ पाए और लगभग अब और 5 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गए। क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता को समझ आ चुका है कि हमारे हक अधिकार कैसे मिलेंगे। और बीजेपी के पार्टी में लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र की बात करे या कुछ भी उसको कहें, लेकिन मैं बीजेपी की या किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत है वो बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन उनके संगठन में लोकतंत्र नहीं है। एक लंबे समय से उनकी माताजी सोनिया गांधी जी पार्टी की प्रेसिडेंट बनी रही, फिर वो खुद रहे, चुनाव हारने वाले इस्तीफा दिए, अब जाके मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। लेकिन वहाँ पे लीडर कौन है माना जाता है? राहुल गांधी। मतलब गांधी परिवार के आसपास ही कांग्रेस की जो राजनीति है वो चलती है। संगठन में भी कितने संगठन में लोगों को उन्होंने सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में बहुत राहुल गांधी ने कहा सामाजिक न्याय मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। लेकिन क्या राहुल गांधी अपने पार्टी में लोकतंत्र लाएंगे? क्या अपने पार्टी में जो उनका सभी को भागीदारी देंगे? जाति जनगणना कराने की जिद पड़े हुए हैं कि जाति जनगणना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया है। अरे जाति जनगणना कराइए, किसने मना किया है? लेकिन जाति जनगणना के आंकड़े किसने रोके थे? उस समय जब कास्ट सेंसस हुआ था तो किसकी सरकार थी, जाति जनगणना के आंकड़े नहीं आए? ये भी बताना होगा राहुल गांधी जी। सरकार उस समय आपकी थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। ये सवाल भी आपको, इस सवाल का जवाब भी आपको ही देना होगा। अब आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो, लेकिन अपने संगठन में लोकतंत्र लाइए। मध्य प्रदेश चुनाव में क्या हुआ? मध्य प्रदेश जब विधानसभा चुनाव थे, कमलनाथ उनके आसपास ही घूमती रही।
कमलनाथ और उधर जो आपके दिग्विजय सिंह हैं उनके। बाकी ओबीसी के कितने, आप पार्लियामेंट में या पूछते हो कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं, आप बताइए कि आपके संगठन में कितने ओबीसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कितने ओबीसी के लोग प्रवक्ता हैं आपके संगठन में, ये सवाल आपसे है। क्योंकि अब जनता समझ चुकी है, बीजेपी सबको मौका देती है, उसके संगठन में लोकतंत्र है, वो किसी न किसी को अपना बदलती है, उनके राष्ट्रीय बदलता है, उनके संगठन में फेरबदल होता रहता है। लेकिन आपके यहाँ क्या होता है? और ऐसा हर जगह, मैं पिछले 10 सालों से इन चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस प्रोफेशन में तो 4-5 साल से ही हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ कि जनता धीरे धीरे जातिवादी परिवारवादी पार्टी को नकारती चली जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र में सिर्फ एनसीपी और शिवसेना, एनसीपी शिवसेना जो टूट के दो पार्टियां बन गई, वो क्यों बन गई? क्योंकि एक व्यक्ति और परिवार के कारण ही टूट के दो पार्टियां बन गई। इससे जनता ने मैसेज दे दिया और लोगों ने भी मैसेज दे दिया कि अब एक परिवार एक जात की पार्टी नहीं चलेगी। लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने तोड़ दिया। कोई आदमी काम करता है तो उसकी भी इच्छा है वो भी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक परिवार की कोई गुलामी नहीं करता। ये दलित पिछड़ों की जो जितनी पार्टियां हैं, ये दलित पिछड़ों के लिए ये सबक है। बीएसपी उत्तर प्रदेश में है, जब बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को साथ लेके चली तो आज वो सत्ता तक रही, लेकिन आज सबको साथ लेकर नहीं चल रही, तो आज क्या असर है आप सब देखते हैं। समाजवादी पार्टी का क्या असर है वो भी आप देखते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा देख के, पीडीए पीडीए बोल के, तो आज इतने सांसद आ गए। चुनाव में जनता सब चीज़ों को समझती है। जनता चुनाव में अब एक परिवार और एक व्यक्ति को वोट नहीं देती। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के आसपास सारी राजनीति, सारी पूरी कांग्रेस का जो संगठन था वो भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। कुमारी सैलजा को अलग रखा गया। और पवन खेड़ा जी जो कल कह रहे थे लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र की जीत है, तो मैं पवन खेड़ा जी आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपके संगठन में लोकतंत्र है बताइए। अगर है तो वहाँ भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कुमारी सैलजा क्यों नाराज रहीं, रणदीप सुरजेवाला क्यों नाराज रहे? ये सवाल भी है ना। अति पिछड़ी जातियों को आपने कितना टिकट दिया? सामाजिक न्याय की आपके नेता सामाजिक न्याय की बात करते थे, कितनी अति पिछड़ी जातियों को आपने टिकट दिया? कितने लोगों अति पिछड़ी जातियों के लोगों को आपने संगठन में जगह दिया आपने? लेकिन नहीं, बीजेपी ने ऐसा किया इसलिए है। राजकुमार सैनी ने इंडिया गठबंधन को लोकसभा इलेक्शन में पूरा समर्थन दिया और बिना किसी शर्त के समर्थन दिया। लेकिन राजकुमार सैनी एक बहुत बड़ी ताकत है, ये अब आपको पता चल गया होगा। उन्हीं के कारण ही आप 5 सीटें जीत गए थे, उनके समर्थन से। हो सकता है उसमें भी कुछ कम हो जाती अगर वो समर्थन ना होता उनका। लेकिन अभी भी अब लोकतंत्र संविधान की बात तो करते हो, लेकिन आपके संगठन में ही लोकतंत्र संविधान नहीं है। ऐसे चुनाव में जो ईवीएम की खासकर बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ ईवीएम पे बात करने से पहले अपने संगठन में भी देख लीजिए, क्या संगठन हमारे में लोकतंत्र है? क्या संगठन लोकतांत्रिक है हमारा? और दलित पिछड़ों को भाजपा से सीखना चाहिए कि बिना लोकतांत्रिक संगठन के दलित पिछड़ों का इस देश में भला होने वाला नहीं है। चाहे वो कभी कांग्रेस की बात कर लें, चाहे बीजेपी बात कर लें, बीजेपी सबको मौका दे रही है, इसलिए बीजेपी का संगठन विस्तार हो रहा है। हेमंत सोरेन जी ने जेल में गए थे तो चंपई सोरेन को बना के गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना भी सवाल नहीं था कि हम चुनाव तक भी रुक जाएं, और हटा दिया। क्या हुआ कि चंपई सोरेन चले गए बीजेपी में। भाई उनको भी आगे है ना, तुम बन लिए, उन्हें उन्हें बने रहने देते, लेकिन नहीं, जो रहेंगे तो हम ही बनेंगे। जब इस अहम में ही दलित पिछड़ों की राजनीतिक अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। मायावती जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था हरियाणा चुनाव में कि उनकी जातिवादी मानसिकता, जाटों की जातिवादी मानसिकता के कारण जाटों ने हमको वोट नहीं दिया। बीएसपी का पूरा दलित वोट ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन उनका वोट ट्रांसफ़र हुआ। ये मायावती हर चुनाव के बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा होता है। लेकिन वो अपनी सोच को उन्होंने नहीं देखा कि क्या हमारे पार्टी में लोकतंत्र है। हम कब से पार्टी के अध्यक्ष बने आ रहे हैं और अब हमने भतीजे को आय कर दिया। ये दलित पिछड़ों को समझने की ज़रूरत है। दलित पिछड़ों को समझना होगा, दलित पिछड़ों को किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे ना भाग के लोकतांत्रिक संगठन की तरफ चलना होगा तभी। और जो पत्रकार, जो यूट्यूबर्स हरियाणा चुनाव में लहर बता रहे थे कांग्रेस का बता रहे थे कांग्रेस सरकार बनेगी, क्या उनके अंदर हिम्मत है
कि वो बात कर सकें, कांग्रेस से सवाल कर सकें कि तुमने अति पिछड़ों को कितनी सीट दी। दलित में आपने गैर जाटव को छोड़, गैर चमार को छोड़ कितनी जातियों को आपने टिकट दी, कितने लोगों को आपने लेके आए, संगठन में कितने कितने अति पिछड़ों को आपने जगह दी। मैं समझता हूँ एक भी यूट्यूबर पत्रकार की हिम्मत नहीं है जो कांग्रेस से सवाल पूछ सके, कांग्रेस से क्या किसी से भी सवाल पूछ सके, क्योंकि वो वीआईपी कल्चर से बाहर ही निकलना चाहते। वो खेतों में जाना ही नहीं चाहते, वो उस मोहल्ले में जाने चाहते कि जहाँ दलित पिछड़े रहते हैं। दलित पिछड़े रहते हैं वहाँ जाएंगे तो उनको फिर वहाँ पे जवाब मिलेगा, तो वहाँ जाना ही चाहते। वो पार्क में ही जाएंगे, वो वीआईपी सोसाइटी में ही जाएंगे, वो रेस्टोरेंट में ही जाएंगे जहाँ दलित पिछड़े लोग जाते ही नहीं हैं। वो वहीं का सर्वे दिखाएंगे, इस सर्वे के अनुसार सरकार किन की बन रही है। और वो पत्रकार हैं कौन, किस तरह से एनालाइज कर देते हैं वो लोग। कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होने के बावजूद भी आप सबका इंटरव्यू करते हो और कहते हो हम स्वतंत्र हैं, एक ही पक्ष के लोगों का इंटरव्यू करते हो, एक ही तरफ की हवा बताते हैं। ये सवाल उन पत्रकार और यूट्यूबर्स से भी है जो अपना एक नैरेटिव सेट करके एक तरफ हवा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। जनता अब उन लोगों को वोट नहीं देगी जो एक परिवार और एक व्यक्ति विशेष के पीछे है। जनता को भी, जो मेहनत कर रहा है उसको भी सीएम बनना है, आगे चल के संगठन पदाधिकारी बनना, मंत्री बनना है, विधायक बनना है, सबको बनना है। एक जाति के पीछे अब जनता भागने वाली नहीं है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।